Hello everyone, welcome back to Nursing Ignite, where preparation meets your confidence. आज हमारा राइज एंड रिवाइज सीरीज की क्लास सेकेंड है ऑन रीनल सिस्टम. यस, आज की क्लास हमारी स्पेशल डिमांड पे है बाय आवर स्टूडेंट नैना. सो राइज एंड रिवाइज का बेसिकली फंडा है हमारा राइज से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्ड करना एंड रिवाइज से एमसीक्यूज के थ्रू आपकी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ जो एग्जाम माइंडसेट है उसको बिल्डअप करना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी राइज एंड रिवाइज सीरीज की क्लास. स्टार्ट करने से पहले हमारा प्रिपरेशन के साथ साथ हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है, तो उसके लिए एक मोटिवेशन जरूरी है. आज का मोटिवेशन क्या है? वन इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्पॉर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर प्रिपरेशन. यस, कि यदि आपको सक्सेस पानी है तो सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि बिल्ड करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन. तो आज हमारी उस प्रिपरेशन को, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हमें लेनी पड़ती हैं छोटी छोटी स्टेप्स. तो वो छोटी छोटी स्टेप में से आज की हमारी एक क्लास है, एक छोटी सी स्टेप है आपकी प्रिपरेशन को बिल्ड करने की, जिससे आपका जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जाएगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता जाएगा. और जिस दिन आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव हो गया, उस दिन सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है, उस दिन आपकी सक्सेस आपके पास होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अवर क्लास एंड अवर एमसीक्यूज ऑन रीनल सिस्टम. सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, यदि आप सिंसियरली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो टेक अ नोटबुक एंड राइट योर आंसर. जैसे ही क्वेश्चन आएगा अपना क्वेश्चन रीड करना है आपको और उसके साथ साथ आंसर पुट अप करना है. उसके बाद सी द एक्सप्लेनेशन. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट एमसीक्यूज ऑन द स्क्रीन. रीड इट केयरफुली. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सडन ऑनसेट ऑफ हेमेचूरिया प्लस कोला कलर्ड यूरिन आफ्टर सोर थ्रॉट इंडिकेट. सडन ऑनसेट हिमिचूरिया हो रहा है और कोला कलर यूरिन हो रही है. किसके बाद? आफ्टर सोर थ्रॉट. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ठीक है, क्या ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बता रहा है? क्या ये एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बता रहा है कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस बता रहा है? ऑप्शन डी है आपका रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस. क्या ऑप्शन होना चाहिए आपका? व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? आपको अपनी कॉपी में लिखना है करेक्ट आंसर. ठीक है, देखिए इस पे हम बात करने से पहले, यदि आपने रीनल सिस्टम पढ़ रखा है तो आपका आंसर तो अब तक आ गया होगा. हम बात करते हैं कि हेमेचूरिया. ठीक है, ऑप्शन में है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पोस्ट एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस. तो इनको हम समझते हैं पहले. देखिए इसमें आपका आंसर है जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में हम पढ़ते हैं. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? आपकी जो रीनल सिस्टम है उसमें जो ग्लोमेरुलस है और नेफ्राइटिस, जो ग्लोमेरुलस है उसमें यदि इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है, इसमें हम देखते हैं जैसे कि आपकी नॉर्मल ये जो रीनल सिस्टम है, किडनी है, इसमें जो ये देखिए इमेज में दिख रहा है आपको ग्लोमेरुलस, और इसमें यदि इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है हेमेचूरिया, ब्लड लॉस. तो इनका कॉज क्या है ना? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ने से पहले हम इसका कॉज पढ़ लेते हैं. देखिए मोस्ट कॉमन इसका जो कॉज होता है वो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होता है. एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और एंटीजन एंटीबॉडी जैसे ही आपकी बॉडी में एक फॉरेन बॉडी घुसेगी जो कि है हमारा ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जैसे ही आपकी बॉडी में ये एंटर होगी तो आपकी बॉडी की ये क्या है, जो फॉरेन बॉडी है वो क्या होगा? एक एंटीजन होगा. आपकी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या बिल्डअप करेंगी? एंटीबॉडी. ठीक है, अब जब एंटीजन और एंटीबॉडी
दोनों में रिएक्शन होगी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी में क्या हो रही है, रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो उसके साथ यहाँ पर क्या होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बिल्डअप होती है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी है उनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वो कहाँ जाके डिपोजिट हो जाता है, आपके ग्लोमेरुलस में। अब वो जब ग्लोमेरुलस में जाके क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा, तो वहां पर क्या करने लगेगा, उसको इन्फ्लेम करने लगेगा, वहां पर स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। अब आपके ग्लोमेरुलस का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना, यूरिन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यदि वहां पर स्कारिंग हो गई तो वहां उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया। अब इसके कारण क्या, दो चीज हो रही है, ठीक है। एक तो ये दो चीज को डैमेज कर रहा है, एक आपकी ग्लोमेरुलस और जो एक ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसको भी। ग्लोमेरुलस को इन्फ्लेम कर दिया, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, तो जो आपका फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो गया, तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होगी आपकी, कम। यूरिन फॉर्मेशन जैसे ही कम होगी तो क्या होगा, उसको हम बोल सकते हैं ओलिगुरिया। ओलिगुरिया इज एब्सेंस ऑफ यूरिन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ यूरिन। अब आपकी बॉडी में जो वेस्ट है वो वाटर है, सोडियम है, इन सबका रिटेंशन हो जाएगा, क्योंकि यूरिन आउटपुट नहीं जा पा रहा है, यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रही है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, बॉडी में क्या होगा कि जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो बिल्डअप हो जाएगा। बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, आपके पास आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगी, उसके कारण क्या होगा, हाइपर वॉलीमिया, वॉल्यूम, ने क्या बोला, ओलिगुरिया हो गया। ओलिगुरिया के कारण क्या, वॉल्यूम बढ़ी, तो हाइपर वॉल्यूमिया, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, आपके हार्ट पे क्या हो जाएगा, ज्यादा वॉल्यूम जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो आउटपुट भी ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट। उसके कारण क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि बॉडी में क्या है, एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन हो गया, तो इसके कारण क्या हो गया हमारा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हुआ, ठीक है। और बॉडी में जो वेस्ट है, जो यूरिया है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे हैं बाय द यूरिन, तो उसको हम टर्म बोलते हैं एजोटीमिया, मतलब इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्ट इन दी बॉडी। बॉडी में हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, आपके ब्रेन में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लगेगा, ठीक है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है आपको। सो यदि हम बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या हो रहा है, आपका जो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है वो क्या कर रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। वो कॉम्प्लेक्स कहाँ के डिपोजिट हो जा रहा है, आपके ग्लोमेरुलस में, तो वो दो चीज को डैमेज कर रहा है, एक ग्लोमेरुलस को और आपकी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उन दोनों को। तो पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस को, यदि उसने इन्फेक्ट करा तो क्या होगा, स्कार टिश्यू वहां फॉर्मेशन हो जाएंगे, आपका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा उसके कारण क्या होगा, ओलिगुरिया हम बोल सकते हैं। यदि बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन आउटपुट नहीं जा पा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन के कारण हो जाएगा हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन के कारण आपको आपके हाइपरटेंशन के साइन दिखेंगे, साथ साथ में यूरिन आउटपुट, वेस्ट प्रोडक्ट आउट नहीं हो पाएंगे बॉडी से, तो आपके एजोटेमिया हो जाएगा। एजोटेमिया में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। अब ग्लोमेरुलस में हमारे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हुए तो उसकी जो परमेबिलिटी है, ठीक है, जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो लार्ज पार्टिकल्स को भी वो क्या करने लगेंगे, एक्सक्रीट आउट करने लगेंगे। तो जैसे ही वहां की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आरबीसी जो है वो क्या होगा, फिल्टर आउट होने लगेगा। अब आरबीसी यूरिन के साथ फिल्टर आउट हो रहा है, तो यूरिन, देखो यूरिन है, ठीक है, यूरिन के साथ क्या आ गया, आरबीसी। आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड, ठीक है, डार्क रेड। सो जब यूरिन के साथ आने लगेगा तो हम इसको बोलते हैं हेमेचूरिया, मतलब ब्लीड हो रहा है, ब्लड आ रहा है इन द यूरिन, ठीक है। इसमें आरबीसी कास्ट, जो आरबीसी के जो डेब्रीज है, आरबीसी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक्सक्रीट आउट होंगे, तो आरबीसी कास्ट भी निकलेंगे, तो आपका यूरिन जो है वो कैसा अपीयर होगा, डार्क कोला कलर यूरिन। ये इसका एक क्लासिकल साइन है और ये अर्ली कैरेक्टरिस्टिक है, डार्क कोला कलर यूरिन या डार्क कलर यूरिन इज सीन इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है।
ये तो हो गया हमारा ग्लोमेरुलस को यदि डैमेज करा है। अब बात करते हैं इसमें हमें देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया भी। अब प्रोटीन क्यों और निकल रहा है, तो प्रोटीन का निकलने का जो हमने बात करी थी कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है। जब उसको डैमेज करेगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का आइडियली जो चार्ज होता है नॉर्मली वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब वहां उसको डैमेज कर दिया तो उसका नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो जो एल्बुमिन है वो क्या हो जाएगा, उससे फिल्टर आउट होने लगेगा। जैसे ही एल्बुमिन फिल्टर आउट होने लगा, एल्बुमिन हमारी बॉडी में क्या मेंटेन, एल्बुमिन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो एल्बुमिन क्या मेंटेन करके रखता है, आपका कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर। मतलब यदि आप की जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड जा रहा है, जो फ्लूइड है वो क्यों है, क्योंकि उसको प्रोटीन ने बाइंड करके रखा है। प्रोटीन क्या करता है, अपना जो ऑनकोटिक प्रेशर है उससे फ्लूइड को क्या करता है, रिटेन करके रखता है। यदि प्रोटीन ही लॉस हो गया, यदि एल्बुमिन ही लॉस हो गया, तो ये जो फ्लूइड वेसल्स में जा रहा था ये रुक पाएगा क्या, इसको पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो ये क्या जाएगा, बाहर स्पेस में ट्रेवल आउट करने लगा। जैसे ये बाहर जाएगा तो ये इंट्रावेस्कुलर जो स्पेस है वहां से फ्लूइड कहाँ शिफ्ट होने लगेगा, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या हो जाएगा, आपका फ्लूइड शिफ्ट आउट होने लगेगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा, वहां पर एडिमा बिल्ड हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में जनरलाइज्ड एडिमा दिखेगा, और एडिमा होगा तो उससे क्या होगा, वेट गेन। तो ये आपकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। साथ साथ प्रोटीन बॉडी से निकल रहा है, किस में निकल रहा है, यूरिन में। तो यूरिन कैसा अपीयर होगा, फॉमी फ्रोदी यूरिन अपीयर होगा, ठीक है। तो ये तो वो था बेसिकली थोड़ा सा जनरल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है उसके बारे में। दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जा रहा है, तो ओलिग्यूरिया हो गया, तो उसके कारण सिम्टम्स आ रहे हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण न्यूट्रल हो जा रहा है, और एल्बुमिन फिल्टर आउट होने लगे हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, सडन ऑनसेट ऑफ हेमेचूरिया। मैंने बोला हेमेचूरिया जो आपका है वो आपका क्लासिकल फीचर है और अर्ली इंडिकेटर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। हेमेचूरिया हो रहा है, ठीक है, सडन ऑनसेट होने लगा है, और कोला कलर्ड यूरिन आपको जहां भी मिल रहा है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसमें एक चीज और लिखिए, आफ्टर सोर थ्रॉट इंडिकेटेड। जो हमने बात करी, जो इसका कॉज है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। ये हमारे अदर जगह जैसे कि आपका थ्रॉट हो गया, इसमें मोस्ट कॉमनली आपको हिस्ट्री मिलेगी थ्रॉट इन्फेक्शन की, साथ साथ में डेंटल सर्जरीज यदि किसी ने पहले परफॉर्म करी है, तो इन सब में हमें ये चीज मिलने देखने को मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगा थ्रॉट इन्फेक्शन का, ओके। चलिए, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अब करेक्ट आंसर विल बी आंसर बी, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट मतलब इनिशियल, अभी ऑनसेट हुई है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल मतलब स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कि थ्रॉट इन्फेक्शन, उसके बाद क्या कर रहा है वो जो आपका स्ट्रेप्टोकोकाई है, अब वो जाके किसको डैमेज करने लगा है, आपके किडनी में ग्लोमेरुलस को, तो इसलिए क्या हो गया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अब करेक्ट आंसर विल बी आंसर बी, ओके। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इसको अभी हम आगे समझते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को भी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपका एल्बुमिन प्रोटीन तो कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया इसमें भी हो रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है, मेनली इसमें आपको क्लासिकल इंडिकेशन मिलेगा कोला कलर, किसमें, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको मिलेगा जनरलाइज्ड एडीमा, प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 mg पर डे। तो चलिए अभी हम आगे बात करते हैं बाकी डिसीज को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन केयरफुली। Oliguria with muddy brown granular cast suggest। Oliguria है with
Always practice underlining the main point in the question. Oliguria with muddy brown और ग्रैनुलर कास्ट है, ठीक है। ये क्या सजेस्ट कर रहा है? प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी, acute tubular necrosis, acute glomerulonephritis, post renal obstruction. ओलिग्यूरिया है, ओलिग्यूरिया तो आप हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी होता है, ठीक है। लेकिन मडी ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट ये पढ़ा था क्या हमने? नहीं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में तो हमने क्या पढ़ा है अभी? आरबीसी कास्ट देखने को मिलेंगे हमें। क्या देखने को मिलेंगे? आरबीसी के कास्ट देखने को मिलेंगे। तो ये ऑप्शन तो हम रॉन्ग कर सकते हैं। मडी ब्राउन तो नहीं दिखता है हमें, कैसे दिखता है? हेमेचूरिया देखने को मिलेगा और कोला कलर दिखेगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं होगा हमारा। पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है क्या? पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन में कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन मींस रुकावट हुई, तो ओलिग्यूरिया तो मिलेगा, बट पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन में हमें मडी ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन भी हमारा जाता है। फिर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या होता है? जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर जो सेल्स है उनको वो डैमेज हो गए हैं ड्यू टू शॉक, ड्यू टू शॉक, उनके कारण तो वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वो डैमेज होने के कारण कुछ चीज हो सकती है क्या? नेक्रोसिस हो गया है वहां पर। या प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब रीनल से पहले, बिफोर किडनी कुछ अदर कॉज रहे होंगे, उसके कारण कास्ट देखने को मिलेंगे। देखो, प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी में हम बोल सकते हैं कि जैसे कि ब्लड सप्लाई हाइपोवॉलीमिया हो गया है, उनके कारण किडनी डैमेज हो रही है, वॉल्यूम नहीं मिल पा रही है, तो उसके कारण चीजें हो सकती है, बट उसमें कास्ट देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक। हमें मिल रहे हैं ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट। तो ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट कब बिल्डअप होते हैं? देखो, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या है? रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल में क्या हो गया है? हमने बोला नेक्रोसिस, ये जो आपके नॉर्मल सेल्स थे, अब यहाँ पर क्या हो गया है? कुछ कॉज के कारण, जैसे हो सकता है कि सर्जरी कर रहे हो तो ट्रॉमा कर दिया है आपने ट्यूब्यूल्स का, या तो हो सकता है कि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो इश्यू में होने लगेगा, सेल डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? तो ये हमने आप बोला कि यदि इश्कीमिया हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उसके कारण वहां पर क्या हो रहे हैं? जो आपके ट्यूब्यूल है उसके अंदर के सेल क्या होने लगे हैं? धीरे धीरे सेल डेथ होने लगी। सेल डेथ होने लगी है तो सेल डेथ को हम बोल सकते हैं नेक्रोसिस, ठीक है, नेक्रोसिस बोल सकते हैं। अब नेक्रोसिस होने लगा है तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे नेक्रोसिस होगा, अब ये क्या होगा? स्लज आउट होने लगेंगे। जो ये सेल है ये धीरे धीरे क्या होंगे? स्लज आउट होंगे। मतलब जो नेक्रोसिस, जो सेल है, डेड सेल है, अब वो क्या होने लगेंगे? जो डेब्रीज है वो आपकी जो लेयर है वहां से डिस्कनेक्ट होके यूरिन में जाने लगेंगे। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है मडी ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट, नेक्रोसिस हो गया, सेल डेथ हो गई है, तो ब्राउन कलर का कास्ट दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी यूरिन में ओलिग्यूरिया तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, सेल डेथ हो रही है, वो ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे जाके, तो यूरिन आउटपुट नहीं निकल पाएगा, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ओलिग्यूरिया आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ में मडी ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट, जो ग्रेन्यूल्स है, जो आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में जो सेल हैं जो ब्रेक डाउन हुए हैं, नेक्रोसिस हुए हैं, वो आपको यूरिन में देखने को मिलेंगे। सो ये आपका साइन होगा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब करेक्ट आंसर विल बी आंसर बी। इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस we will see the findings oliguria plus muddy brown granular cast. क्लियर है? ये देख सकते हो आप ना, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ब्लड नहीं आ रहा है, यहाँ पर इश्कीमिया हो रहा है, या कोई भी टॉक्सिक, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ट्यूबुलर इंजरी के, ट्यूबुलर इंजरी हो सकती है, इश्कीमिया हो सकता है, शॉक के कंडीशन में आपके किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उन सारी कंडीशन में यदि सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ब्लड नहीं मिल पा रहा है, वहां सेल डेथ होने लगेंगे और वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर एग्रीगेट हो जाएंगे, साथ साथ क्या कॉज करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन बैकफ्लो होगी, और यदि यूरिन जाएगी तो उसके साथ साथ में क्या मिलेंगे आपको? मडी ब्राउन ग्रैनुलर। ओके, क्लियर है? चले आगे।
रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई थिंक आप बता देंगे। एडिमा इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकर्स मेनली ड्यू टू, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पैथोफिजियोलॉजी समझी है ना, एडिमा क्यों हो रहा है। तो भले ही यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, बट आई होप आप लोग आंसर कर पाएंगे कि एडिमा क्यों हो रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का भी हमने समझा और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पैथोफिजियोलॉजी तो सेम है ऑलमोस्ट। देखो ऑप्शन पढ़ते हैं हम पहले एडिमा का। सोडियम रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन के कारण एडिमा होता है क्या? सोडियम रिटेंशन होगा तो फ्लूइड बिल्डअप होगा, ठीक है, तो एडिमा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाइपो एल्बुमिनिमिया, हाइपो एल्बुमिनिमिया मतलब हाइपो मतलब कम हो गया है, ठीक है, क्या कम हुआ है? एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या हो गया? कम हो गया। और कहाँ से कम हुआ है? ईमिया मतलब ब्लड, डिक्रीज एल्बुमिन इन ब्लड, ब्लड में एल्बुमिन कम हो गया है। हमने पढ़ा ना अभी, एल्बुमिन का काम क्या होता है? वो क्या करता है? कोलॉइड्स ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। एल्बुमिन ही नहीं है तो ऑनकोटिक प्रेशर नहीं मेंटेन होगा। मतलब वो क्या कर रहा था, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें फ्लूइड को क्या कर रहा था? पकड़ के रख रहा था। अब एल्बुमिन चला गया तो फ्लूइड को कोई नहीं पकड़ेगा, फ्लूइड का फ्री होके जाएगा आपका बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा तो क्या कॉज करता है? एडीमा। तो हाँ, इससे भी हमारा क्या हो रहा है? एडीमा हो रहा है। रिड्यूस एडीएच, एडीएच क्या है हमारा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? वाटर, वाटर का क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करता है। देखो एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब जो यूरिन को बढ़ा रहा है, पर एंटी लग गया है मतलब ये क्या कर रहा है? यूरिन को कम कर रहा है, मतलब उसमें से क्या कर रहा है? वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा है। जो वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इसका काम है वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। अब लेकिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही नहीं है, रिड्यूस हो गया, तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या कॉज करेगा? यहाँ पर क्या कॉज हो जाएगा आपका? डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। फ्लूइड ही नहीं है बॉडी में, वाटर ही नहीं है, तो क्या एडिमा हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है। इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ने से एडिमा होगा क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा है मतलब यूरिन आउटपुट इंक्रीज हुआ है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपकी बॉडी में क्या है? फ्लूइड रिटेंशन तो होगा ही नहीं, फ्लूइड रिटेंशन नहीं होगा तो एडिमा नहीं होगा। तो अगेन ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन है, सोडियम रिटेंशन एंड हाइपो एल्बुमिनिया। पर क्वेश्चन को वापस रीड करेंगे अब। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एडिमा इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्यों हो रहा है? तो हमने बोला था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपका जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज डैमेज हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है? एल्बुमिन फिल्टर हो रहा है। इसलिए क्या हमें देखने को मिल रहा है? प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिल रहा है, एडिमा देखने को मिल रहा है। तो यदि हम बात कर रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तो उसके लिए एडिमा का कॉज होगा हमारा हाइपो एल्बुमिनिया। सोडियम रिटेंशन करता है बट ये लेटर फेज में करता है, ठीक है, आगे जाके करता है। सो इनिशियली सोडियम रिटेंशन के कारण एडिमा नहीं होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एल्बुमिन की कमी से आपको देखने को मिलेगा एडिमा। सो करेक्ट आंसर विल बी आंसर बी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आया तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको ये क्लासिकल सिम्टम्स साइन देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करोगे तो उसमें देखने को मिलेगा प्रोटीन यूरिया, जैसे हमने बात करी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये डिफरेंस है, दोनों में प्रोटीन यूरिया मिलता है बट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैसिव प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, मोर देन 3.5 ग्राम पर डीएल, या तो हम बोल सकते हैं मोर पॉइंट 3.5 mg पर डे। हाइपोएल्बुमिनीमिया देखने को मिलेगा, हमने अभी बात करी कि एल्बुमिन कम हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। एडिमा वही सबसे पहले इनिशियली पेरी ऑर्बिटल एरिया में जो आपका आई है उसके अक्रॉस आपको एडिमा देखने को मिलेगा, फिर जनरलाइज हो जाएगा।
हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स हैं, वो बढ़ जाएंगे ब्लड में। और वो क्यों बढ़ते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं। लिपिड्यूरिया, लिपिड बढ़ेंगे तो वो क्या होंगे, यूरिन में भी देखने को मिल सकते हैं आपको। चलिए थोड़ा सा हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं कि उसके साइन और सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमने बोला कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, शीमा के कारण हो सकता है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, बहुत सारे आपके जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं उनके कारण क्या हो गई, आपकी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गई। जैसे ही वो डैमेज होगी, हमने बात करी कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो अब आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो गई, साथ-साथ वो क्या करेगी, अब प्रोटीन को क्या करने लगेगी, फ़िल्टर आउट करने लगेगी। जैसे ही प्रोटीन फ़िल्टर आउट होने लगेंगे, हमारा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन फिर, ठीक है। तो एल्बुमिन आपका प्रोटीन लॉस्ट होगा। हमने बात करी प्रोटीन के लॉस होने से क्या होगा, प्रोटीन लॉस हुआ आपका, एल्बुमिन क्या हुआ, फ़िल्टर आउट हुआ किसमें, यूरिन में। कितना होगा, मोर देन 3.5 mg पर डे। और एल्बुमिन यदि यूरिन में दिखेगा तो यूरिन आपको कैसी अपीयर होगी, फ्रॉदी यूरिन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कैसी आपको यूरिन दिख रही थी, कोला कलर, क्योंकि उसमें हेमेचूरिया हो रहा था, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा था, आरबीसीज फिल्टर आउट हो रहे थे। यहाँ एल्बुमिन फिल्टर आउट हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वे कैसा अपीयर होगा, फ्रॉदी यूरिन। ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। एल्बुमिन यदि यूरिन में ज्यादा आउट होने लगा, फिल्टर आउट होने लगा, तो ब्लड में कम हो जाएगा, ब्लड से ही तो यूरिन में फिल्टर आउट हो रहा है, ब्लड में कम होगा तो आपका जो एल्बुमिन का फंक्शन था ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, वो नहीं मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, आपका एडिमा हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो आपका फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब एडिमा में शिफ्ट तो हो गया आपका जो ब्लड, जो आपका सिस्टम था वहां से, तो क्या हो गया, आपका जो इंटरस्टिशियल स्पेस था यहाँ पर फ्लूइड शिफ्ट आउट हो गया। तो जो ब्लड वॉल्यूम है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, वो भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जितनी भी वॉल्यूम आते जा रही है वो कहाँ शिफ्ट होते जा रही है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो एडिमा बिल्ड हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, पर जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जा रही है, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा आपको, ओलिग्यूरिया, ठीक है। वॉल्यूम कम हो जाएगी तो किडनी तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंचेगी, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, ब्लड वॉल्यूम ही नहीं पहुंच रही है, तो क्या फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिल्टर करने के लिए उसके पास वॉल्यूम ही नहीं आ रही है किडनी में, तो क्या हो जाएगा, ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा हमें। ओलिग्यूरिया के साथ साथ यदि यूरिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट आपकी बॉडी में बिल्डअप हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं एजोटेमिया। वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में इंक्रीज होंगे तो आपको कैसा फील होगा, नोशिया और वॉमिटिंग फील होगा, ठीक है। और साथ साथ में यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका कि यदि एल्बुमिन क्या हो रहा है, एल्बुमिन आपका लॉस्ट होते जा रहा है यूरिन में, तो आपको एडिमा देखने को मिलेगा, ओलिग्यूरिया मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जा रही है, ठीक है, और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अब आपकी बॉडी में तो प्रोटीन कम हो गया, ठीक है, हमने बोला एल्बुमिन बॉडी से कम हो गया। अब बॉडी से कम हो गया, बॉडी को तो चाहिए ना, प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन के लिए वो क्या करेगा, लीवर को स्टिमुलेट करेगी, बॉडी बोलेगी कि और प्रोटीन का सिंथेसिस करो। तो प्रोटीन के साथ साथ वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, लीवर ने क्या सिक्रीट करा, लाइपोप्रोटीन। उसमें क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो जो प्रोटीन था वो बॉडी तो यूज कर लेगी, कुछ जहां उसको यूज करना था, बाइंड करना था, बॉडी ने यूज करा, और बाकी जो प्रोटीन था वो अगेन क्या हो जाएगा, फिल्टर आउट होते जाएगा, फिल्टर आउट होते जाएगा, है ना, हमारी बॉडी से। तो प्रोटीन तो कम होते गया, लेकिन जो लिपिड है, साथ साथ लीवर क्या दोनों चीज कर रहे हैं ना, लाइपोप्रोटीन्स कर रहे हैं, तो लिपिड है वो तो कंटिन्यूअसली क्या होते गया, इंक्रीज होते गया, प्रोटीन यूज होते गया और फिल्टर आउट होते गया, लेकिन जो लिपिड्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या हो गए, इंक्रीज होते गए। तो जो आपको साइन दिख रहा था हाइपरलिपिडीमिया, मतलब ब्लड में लिपिड्स क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि लीवर स्टिमुलेट हुआ था और वो लिपिड का कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए लिपिड्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो हाइपरलिपिडीमिया आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके जो 4-5 जो क्लासिकल साइन है, प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिमिया,
एडीमा, हाइपर लिपिडीमिया और लिपिड्यूरिया, ये क्यों देखने को मिल रहा है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, ये साइन मिलते हैं, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है आपकी। चले आगे, समझ में आया नेफ्रोटिक सिंड्रोम? ओके, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। A 10-year-old with glomerulonephritis reports a headache and blurred vision. The nurse should immediately put the client to bed, obtain the client blood pressure, notify the physician, administer acetaminophen, Tylenol. क्या करोगे, क्या होगी आपकी प्रायोरिटी? इमीडिएटली आप क्या करोगे? 10 year old है, क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब तो पूरी चीज पिक्चर क्लियर हो गई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वो क्या रिपोर्ट कर रहा है? हेडेक, कंप्लेन कर रहा है, हेडेक हो रहा है और ब्लड विजन साथ साथ में। तो अब आप क्या करोगे? इमीडिएटली क्लाइंट को बेड पे बिठाओगे, पुट द क्लाइंट ऑन बेड, ऑब्टेन चाइल्ड ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर चेक करोगे, नोटिफाई द फिजिशियन, फिजिशियन को जाके बताओगे, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन। देखो, ऑप्शन डी से बात करते हैं। एसिटामिनोफेन क्या है? पैरासिटामोल, पीसीएम आपकी। पीसीएम क्यों एडमिनिस्टर करते हैं हम? फीवर में। यहाँ फीवर की कंप्लेन तो नहीं कर रहा है आपका पेशेंट, वो क्या कर रहा है? हेडेक और ब्लड विजन। ठीक है, और कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं देना है, तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन बिल्कुल नहीं देंगे, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमें एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, और यहाँ पर कोई भी फीवर की कंप्लेन नहीं दिख रही है। तो कंप्लेन से थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या बोलना चाह रहा है, कंप्लेन क्या सिम्टम्स को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, नोटिफाई द फिजिशियन, कल हमने पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, हम नर्सिंग प्रोसेस, याद आ रहा है कुछ? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवेल्युएशन। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको क्या करना है? असेस करना है। ठीक है, बाकी लोगों को आंसर समझ गए होंगे आई थिंक इतने से। नोटिफाई द फिजिशियन, तुरंत जाके नोटिफाई कर दोगे क्या फिजिशियन को? पहले आप तो असेस करो प्रॉब्लम क्या है, कुछ चीज प्रॉब्लम है तब जाके नोटिफाई करोगे, उनको जाके क्या बोलोगे? चलो और ऑप्शन देखते हैं हम। पुट द क्लाइंट टू द बेड, हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, तो बेड में बिठाओगे तो उससे आराम मिल सकता है। ठीक है, उससे सिचुएशन बेटर हो सकती है। ठीक है, ऑब्टेन द क्लाइंट चाइल्ड ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर चेक करोगे, क्या करोगे? तो एक ऑप्शन तो चला गया, बाकी 3 ऑप्शंस में से क्या करोगे? देखो, नोटिफाई द फिजिशियन हम तुरंत नहीं करते, पहले हमें क्या करना है? असेस करना है कंडीशन। तो जब हम असेस कर लेंगे, हम श्योर हो जाएंगे क्या चीज है, उसके बाद हम क्या करेंगे? नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को। सो ये बहुत अर्ली हो जाएगा फिजिशियन को इन्फॉर्म करना। पुट द क्लाइंट टू द बेड, हाँ बिल्कुल करेंगे, हम बेड पे बिठाएंगे, उससे रिलीफ मिल सकता है, उसको जो ब्लड विजन हो रहा था, रिस्क ऑफ फॉल वगैरह को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हेडेक हो रहा था। तो हेडेक और ब्लड विजन क्या इंडिकेट कर रही है? हेडेक हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है? ब्लर विजन। हमने अभी पढ़ा था, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है दैट इज हाइपरटेंशन। यदि किसी पेशेंट को होता है हाइपरटेंशन में, आपको क्या देखने को मिलता है? हेडेक देखने को मिलता है, ब्लर विजन देखने को मिल रही है, और हाइपरटेंशन अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि कौन सी डिसीज कंडीशन में हो रही थी? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ओलिगोरिया हो रहा था, आपकी जो वॉल्यूम थी, जो यूरिन आउटपुट है, जो बॉडी में फ्लूइड है, वो रिटेंशन हो रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो गया था, जीएफआर कम हो गया था। तो क्या हो गया था? बिल्डअप हो गया था एक्सेसिव फ्लूइड, उसके कारण हो गया था हाइपरटेंशन। और मैंने बोला था हाइपरटेंशन के साइन दिखेंगे, तो हाइपरटेंशन के क्या साइन होते हैं? हेडेक और ब्लर विजन। अब आपको हेडेक और ब्लर विजन देखने को मिल रही है, आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हो कि हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि
10 ईयर का ओल्ड चाइल्ड है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो हाइपरटेंशन हो सकता है, हेडेक और ब्लर विजन की कंप्लेन कर रहा है, हाइपरटेंशन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हाइपरटेंशन सस्पेक्टेड है, अभी आपने चेक नहीं करा है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, असेस करोगे, पेशेंट का ब्लड प्रेशर आप चेक करोगे, उसके बाद देखो क्लाइंट को बिठाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, लेकिन पहले हम चीज तो देखें कि जो सिम्टम्स हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, क्या कॉज क्या है, तो कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम मेजर करेंगे ब्लड प्रेशर, बिठा के ही लोगे ब्लड प्रेशर साथ साथ में, फिर नोटिफाई करेंगे हम फिजिशियन को, और जो फिजिशियन ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेडिकेशन करोगे. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी first priority will go on the assessment obtain the child blood pressure, and what it is indicating, it's indicating hypertension. Clear hai? Correct answer will be second. Okay, read the next question. When developing the discharge plan for a school age child diagnosed with acute post streptococcal glomerulonephritis, which instruction should the nurse plan to discuss? क्वेश्चन समझेंगे. व्हेन डेवलपिंग अ डिस्चार्ज प्लान, आप क्या डेवलप कर रहे हो, डिस्चार्ज प्लान किसका, एक स्कूल एज चाइल्ड है जो डायग्नोस हुआ था एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्यूट इनिशियल स्टेज में था, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन मतलब थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह के बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बिल्डअप हुआ था, उसकी आप क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज की प्लानिंग कर रहे हो, डिस्चार्ज प्लान कर रहे हो. अब ऐसे क्या इंस्ट्रक्शन है कि आप उसके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करोगे. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, अब ऑप्शन पढ़ो और आंसर. रेस्ट्रिक्टिंग डाइटरी प्रोटीन, उनको बोलोगे पेरेंट्स को कि इसको प्रोटीन नहीं देना है. मॉनिटर पल्स रेट एंड रिदम, पल्स रेट और रिदम देखोगे क्या. प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को आप प्रिवेंट कर सकते हो क्या, प्रिवेंट करना है आपको. रेस्ट्रिक्टिंग फूड हाई इन पोटेशियम, जो हाई पोटेशियम फूड है उसको आपको रेस्ट्रिक्ट करना है. क्या इंस्ट्रक्ट करोगे, क्या चीज डिस्कस करोगे, क्या होगा करेक्ट आंसर. देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पूरी पैथोफिजियोलॉजी आपने समझ लिया पहले, ठीक है. रेस्ट्रिक्टिंग फूड हाई इन पोटेशियम, पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करने का कोई सेंस है क्या. पोटेशियम हम हाइपर कैलेमिया यदि कंडीशन दिखने को मिलती है फिर उसमें हम अवॉइड करने को, रेस्ट्रिक्ट करने को बोल सकते हैं. ठीक है, हाइपर कैलेमिया होगा तो फिर आप बोलोगे कि रेस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन यहाँ हाइपर कैलेमिया तो अभी कहीं नहीं हो रहा है. चलो, प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्ट्रिक्टिंग डाइटरी प्रोटीन, प्रोटीन यूरिया हो रहा था, प्रोटीन लॉस हो रहा है आपकी बॉडी में, एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो रही है, तो बोलो प्रोटीन तो हमें नॉर्मल जो इनटेक है वो कंटिन्यू रखना है, प्रोटीन को स्टॉप नहीं करना है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है. वैसे प्रोटीन की कमी और आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो आपकी बॉडी में तो प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन है वो पूरा डेफिशिएंट हो जाएगा, तो प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करने तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, ये तो बिल्कुल आपका गलत ऑप्शन होगा. मॉनिटरिंग पल्स रेट एंड रिदम, पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करोगे कि पल्स रेट और रिदम चेक करना है क्या. तो पल्स रेट और रिदम हम किस कंडीशंस में देखते हैं, कार्डियक कंडीशंस में हम देखते हैं, बिल्कुल वाइटल साइंस हम ऑब्जर्व करने बोल सकते हैं, पर पेरेंट्स को क्या ये इंपॉर्टेंट है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम बीपी असेस करने बोले. क्यों, क्योंकि हाइपरटेंशन हो रहा था, फ्लूइड वॉल्यूम रिटेंशन हो रहा था, तो हम ये बोल सकते हैं. प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमने बोला कि जो स्ट्रेप्टोकोकल वायरस है, जो स्ट्रेप्टोकोकल है वो क्या कर रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन से आ रहा है, मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट रूट ऑफ एंट्री क्या है इसका, ड्रॉपलेट. पर यहाँ पर जो चाइल्ड है वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है. इसके साथ साथ में जब आप देखोगे कि रीअकरेंस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होता है, जैसे ही आप रिकवर हो रहे हो और अगेन आपका कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, अगेन आप एक्सपोजर में जाते हो स्ट्रेप्टोकोकल में, तो जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है. तो आपको प्रिवेंट करना है, आपके चाइल्ड को, आपको पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो सके. ठीक है,
क्योंकि कंडीशन और वर्स हो सकती है। कोई भी इन्फेक्शन आपको हैंड हाइजीन का फॉलो करना है जितना हो सके, जो विजिटर्स हैं उनको अवॉइड करना है, सेफ प्लेस पे रखना है जहाँ पर लेस रिस्क हो इन्फेक्शन की। तो हम इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रिवेंट करना है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना है, ठीक है। हाई पोटेशियम फूड हम क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि मतलब इसमें नहीं करेंगे, हाइपरकैलेमिया यदि कंडीशन होगी तो फिर हम अवॉइड करेंगे। डाइटरी प्रोटीन आप दे सकते हो नॉर्मल अमाउंट में। पल्स रेट और रिदम उतना ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। हम असेस करने को बोल सकते हैं बीपी, क्योंकि हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इसलिए हम बीपी मॉनिटर करने बोलेंगे। सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी preventing respiratory infection. Option third will be our correct answer. Okay, clear है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। रीनल कैल्कुलाई फॉर्मेशन इज मोस्ट फेवर्ड इन। रीनल कैल्कुलाई जो होती हैं वो सबसे ज्यादा फेवरेबल, मतलब सबसे ज्यादा कब बिल्ड होती हैं? एसिडिक, यदि यूरिन एसिडिक होगी तब बिल्डअप होंगी, एल्कलाइन नेचर यूरिन होगी तब, डाइल्यूट यूरिन होगी, या लो कैल्शियम इनटेक होगा तब। सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं रीनल कैल्कुलाई के? जैसा कि आपको पता होगा कि जो रीनल कैल्कुलाई है इसमें मोस्ट कॉमन, रीनल कैल्कुलाई मतलब रीनल स्टोन, किडनी स्टोन का फॉर्म होंगे। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन होता है आपका होता है एल्कलाइन नेचर के जो स्टोन्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। अब एल्कलाइन नेचर में भी जो आपके 90% जो स्टोन है, मैं बोलूँ 90% ऑफ द स्टोन इज बिकॉज ऑफ एल्कलाइन नेचर, ठीक है। उसमें से भी जो आपके 70% होते हैं वो होते हैं आपके कैल्शियम के कारण, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है, ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट हो सकता है, इसके साथ साथ स्ट्रोवाइट, ये तीन आपके जो अल्कलाइन नेचर के जो स्टोन होते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है आपकी अल्कलाइन यूरिन में। अल्कलाइन यूरिन यदि होगी तो मैक्सिमम चांसेस है किडनी स्टोन फॉर्म होने के, ठीक है। डाइल्यूटेड यूरिन होगी तो स्टोन कंसंट्रेटेड, जो आपकी यूरिन है वो कंसंट्रेटेड नहीं है तो रिस्क कम हो जाती है। एसिडिक और अल्कलाइन नेचर के दो स्टोन होते हैं, ठीक है। सो हमारा मोस्ट फेवरेबल क्या होगा? अल्कलाइन यूरिन में 90% देखने को मिलते हैं, उसमें से भी मोस्ट कॉमन होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सिलेट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। पेनफुल यूरिनेशन प्लस फीवर प्लस फ्लैंक पेन इंडिकेट। पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिल रहा है, यूरिन करने में पेन हो रहा है, फीवर भी देखने को मिल रहा है और फ्लैंक एरिया में पेन हो रहा है। ऑप्शन है सिस्टाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलेरोनेफ्राइटिस, रीनल कॉलिक। क्या हो सकता है आपका? देखो जो सिस्टाइटिस होता है, सिस्टाइटिस से क्या समझते हो आप? आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लेमेशन। किसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। सो ये तो आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है तो सीवियर पेन हो रहा है, फीवर आएगा, फ्लैंक पेन होगा, पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलेगी क्या, ठीक है। ये आपका लोअर यूआईटी इन्फेक्शन है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो आपने पढ़ ही लिया है, अभी पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझ लिया आपने। तो उसमें पेन देखा था क्या? पेन नहीं देखा था हमने, क्या देखा था? कोला कलर यूरिन, प्रोटीन यूरिया देखने को मिला था, हाइपर टेंशन देखने को मिला था, एडिमा देखने को मिला था। तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में फ्लैंक पेन नहीं, ये पेनलेस होता है, प्लेन पेनलेस। इसमें क्या होगा? पेनलेस हेमेचूरिया देखने को मिलेगा। ब्लड इन यूरिन, हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, पेनलेस हेमेचूरिया देखने को मिलेगा। पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? जो आपकी रीनल पेल्विस होती है और जो किडनी होती है उसमें क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है। तो इसमें पेन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, पेन बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। रीनल कोलिक क्या है? अभी हमने पढ़ा है रीनल कोलिक
कोलिक मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इन द रीनल आउटफ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो ऑफ यूरिन, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमनली होता है आपका जो स्टोन होते हैं, जो रीनल स्टोन है, जो किडनी स्टोन है, उनके कारण। इसमें भी सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। किसमें? रीनल कॉलिक में आपको होगा सीवियर पेन। पर यहाँ पर लिखा है फ्लैंक एरिया में पेन हो रहा है, तो आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए? देखो, ये है आपका पायलोनेफ्राइटिस। देखो देखो रीनल पेल्विस जो है आपकी, ये आपकी नॉर्मल किडनी है, नॉर्मल किडनी दिख रहा है, यूरेटर, ये आपका रीनल पेल्विस है, और ये आपके क्या है? पिरामिड्स। ठीक है, ये नॉर्मल हेल्दी किडनी है। यदि यहाँ पर जो आपकी रीनल पेल्विस है, यहाँ पर क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है, अब ये कहाँ चला गया? आपकी किडनी में। किडनी में जो आपके पिरामिड्स हैं, जो रीनल पिरामिड्स हैं, वहां पर क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हो गया, वहां पर क्या हो गया है? पस फॉर्मेशन हो गई है। ओके, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन कैसे होता है? जो आपका इन्फेक्शन है वो असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, मतलब नीचे से जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो आपके नीचे से ये क्या होगा? असेंड करेगा, ऊपर की तरफ आएगा। सबसे पहले ये क्या करेगा? जो रीनल पेल्विस है उसको इन्फ्लेम करेगा, उसके साथ साथ ये क्या करेगा? किडनी में जो रीनल पिरामिड्स है, पूरी किडनी को क्या कर देगा? इन्फ्लेम कर देगा, पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब जब ये इन्फ्लेमेशन होगा तो पेन होगा, बिल्कुल होगा। पेन के साथ साथ ये असेंडिंग इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है ई कोलाई। तो हमें पाइलोनेफ्राइटिस में फ्लैंक पेन देखने को मिलता है। साथ साथ में यहाँ पर हमें मिलेंगे WBC कास्ट देखने को मिलेंगे इन यूरिन, WBC कास्ट इन यूरिन आपको देखने को मिलेगा। देखो, से ये किडनी में पूरा इन्फ्लेमेशन हो गया है। किडनी में जैसे इन्फ्लेमेशन होगा, क्या कॉज करेगा? पेन कॉज करेगा, फ्लैंक रीजन में पेन होगा। ठीक है, सुप्राप्यूबिक पेन हो सकता है। देखो बाकी ऑप्शंस को हम देखते हैं, बाकी ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं हमारे। सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस क्या है? यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन है। इसमें हमें हेमिचूरिया तो देखने को मिलेगा, पर कोई भी RBC कास्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, पेन होता है बट लोअर एब्डोमेन में होता है, ब्लैडर में होता है पेन। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हमने पहले ही कैंसिल कर दिया है, क्योंकि पेनलेस हेमेचूरिया देखने को मिलता है। अब बचा रीनल कोलिक। रीनल कोलिक में सीवियर पेन होता है, आपको सीवियर पेन होगा, पर फीवर नहीं आता है। सीवियर पेन तो होगा बट फीवर नहीं आएगा। स्टोन की कंडीशन में पेन हो रहा है, जो आपका फ्लैंक पेन होगा, क्लोस्ट्रोवर्टिब्रल एंगल है, वहां पर पेन हो सकता है बट फीवर नहीं आएगा, तो रीनल कॉलिक भी नहीं होगा। पाइलोनेफ्राइटिस में क्या हो रहा है? इकोलाई के कारण हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो पेन भी हो रहा है फ्लैंक रीजन में, जो आपका जहां पर आपकी किडनी होती है, क्योंकि किडनी में पूरे में इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। फीवर भी आएगा और यूरिनेशन में प्रॉब्लम भी आएगा, क्योंकि जो रीनल पेल्विस है वो भी पूरे इन्फ्लेम हो रखी है। सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी पाइलोनेफ्राइटिस। क्लियर है? जैसे कि आपको दिख रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस पेन होता है। हमने बोला कि जो आपका कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल है, वहां पर टेंडरनेस आपको दिखने को मिलती है, जैसे कि रीनल कॉलिक है या ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फ्लेम है। तो जो कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल है वो कहाँ होता है? आपका जो आपकी रिब होती है, जो ये 12th रिब है, देख रहे हो, और जो आपकी स्टर्नम है, इससे हम यदि हम इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल। और यहाँ पर ही आप देखो कि आपकी जो किडनी है ये लोकेट होती है। तो यदि किडनी में हो रहा है स्टोन या किडनी में हो रहा है इन्फ्लेमेशन, तो कहाँ पर आपको पेन देखने को मिलेगा? कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल में। क्लियर है? क्लियर है आपको? चले आगे। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली। Hematuria with RBC cast indicate injury at। ये तो सब लोग आंसर कर देंगे, बहुत बार पढ़ लिया हमने। हेमेचूरिया किस में देखने को मिल रहा है? विथ RBC कास्ट।
हेमिचूरिया तो अभी हमने पढ़ी है, 2 कंडीशन में देखने को मिला हमें, सिस्टाइटिस में भी मिला, यदि यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो रखा है तो उसमें भी हमें हेमिचूरिया तो देखने को मिला। और हमने क्या पढ़ी एक कंडीशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें भी हेमिचूरिया देखने को मिल रहा था। पर हमने बोला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कोला कलर यूरिन देखने को मिल रही थी। पर सिस्टाइटिस में आरबीसी कास्ट देखने को मिल रहे थे क्या? नहीं। आरबीसी कास्ट हमें किसमें देखने को मिल रहे थे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण परमिबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है और आरबीसी फिल्टर आउट होने लगे। आरबीसी फिल्टर आउट होंगे तो आरबीसी कास्ट, जो आरबीसी की डेब्रीज हैं, वो किसमें देखने को मिलेंगी? यूरिन में। ठीक है, तो क्या चीज डैमेज हो रही थी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में? ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ वही पूछ रहा है कि यदि यूरिन में हेमिचूरिया देखने को मिल रहा है, साथ साथ में आरबीसी कास्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कहाँ इंजरी हुई है? ब्लैडर में? नहीं, ब्लैडर में इंजरी होगी तो ओनली हेमिचूरिया, सिस्टाइटिस इन्फेक्शन होगा तो वो मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं। यूरेटर में? नहीं, यूरेटर में नहीं हुई होगी। आरबीसी कास्ट फिल्टर यूरेटर से तो नहीं होंगे, फिल्टर आउट होने के बाद जाएगा ना यूरेटर में। ग्लोमेरुलस, यस, ग्लोमेरुलस का काम होता है फिल्टर आउट करना, और वहां की परमेबिलिटी इंक्रीज होने के कारण आरबीसी फिल्टर आउट हो रहे हैं, तो हेमिचूरिया के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? आरबीसी कास्ट इन यूरिन। बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा आंसर सी, रीनल पैरवेस में नो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ग्लोमेरुलस में यदि क्या हो रहा है आपका, ग्लोमेरुलस में यदि डैमेज हो रहा है, इंजरी हुई है, सो यू विल सी हेमिचूरिया एंड आरबीसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। सडन एन्यूरिया आफ्टर ट्रॉमा मोस्ट लाइकली ड्यू टू, सडन एन्यूरिया हो रहा है आफ्टर ट्रॉमा, मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन, एन्यूरिया मीन्स फुल्ली एब्सेंस ऑफ यूरिन हो रही है बट सडनली हो रही है आफ्टर ट्रॉमा। कोई इंजरी हुई है, आपकी जो किडनी है वहां पर क्या हो गई है, कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा लग गया, ट्रॉमा के बाद में क्या हो गई है कि सडन जो यूरिन है वो क्या हो गया है, एब्सेंस हो गई है, सडन एन्यूरिया हो गया है। ठीक है, किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी? मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस, क्रोनिक किडनी डिसीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। किसमें देखने को मिलेगा? ट्रॉमा और सडन एन्यूरिया। देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा था, हमने पढ़ा था ओलिगोरिया हो रहा था, मतलब जो यूरिन प्रोडक्शन है वो कम हो रहा था। ठीक है, लेस यूरिन हो रहा था, ओलिगोरिया देखने को मिल रहा था। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी हमने पढ़ा था ओलिगोरिया। ठीक है, डिक्रीज फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के कारण यूरिन प्रोडक्शन क्या हो रहा था? कम हो रहा था, और जो यूरिन आउटपुट था वो भी कम हो रहा था। तो सडन एन्यूरिया तो नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ग्रेजुअल डैमेज कर रही है ग्लोमेरुलस को, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली डैमेज कर रहा है। आपका जो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई था वो धीरे धीरे डैमेज करते जा रहा है, उसके कारण हो रहा है ना, तो धीरे धीरे जो यूरिन आउटपुट है वो कम होते चल, तो ओलिगोरिया देखने को मिल रहा था उसमें। पर यहाँ पर बोला है सडन एन्यूरिया, तो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, डैमेज कर रहा है, और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी प्रोग्रेसिव डैमेज कर रहा है। अब आता है क्रोनिक किडनी डिसीज। क्रोनिक किडनी डिसीज लॉन्ग टर्म हो रही है, तो क्रोनिक है मतलब लॉन्ग टर्म है, तो ये धीरे धीरे डैमेज करके फिर एन्यूरिया आएगा, तो ये भी क्या है, सडन तो नहीं हुई है, क्रोनिक है ना, लॉन्ग टर्म है, तो हमारा क्रोनिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, भले ही आपको चीजें नहीं पता है, आपको आधी चीज नहीं पता है, बट आपको बाकी नॉलेज है, आपको 3 ऑप्शन को तो रिलेट कर पा रहे हो, तो करेक्ट आंसर तक तो पहुंच सकते हैं हम। रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस तो बच्चा ये, तो फिर हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, भले ही हमें नहीं पता रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस क्या होता है, लेकिन हमने क्या करा यहाँ पर, एलिमिनेशन मेथड अपनाई। ठीक है, सडन एन्यूरिया हमें पता है नेफ्रोटिक और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में नहीं होगा, साथ साथ क्रोनिक किडनी डिसीज लिखा हुआ है, क्रोनिक तो लॉन्ग टर्म होता है, तो इसमें भी सडन एन्यूरिया तो नहीं होगा, प्रोग्रेसिव बिल्डअप हुआ होगा। ठीक है, इसलिए हमारे ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है, बचा ऑप्शन बी, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस। अब समझते हैं
रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस में सडन एन्यूरिया क्यों हो रहा है और रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस क्या होता है? चलो देखो, रीनल आर्टरी मतलब जो किडनी को, वो आर्टरी जो किडनी को क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें हो गया है थ्रोम्बोसिस, उसमें क्या आ गया है, क्लॉट आ गया है, कुछ डेब्रीज है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ब्लड क्लॉट आ गया है, तो वो क्या कर रहा है, जो रीनल आर्टरी में क्या हो गई आपकी थ्रोम्बोसिस, ठीक है। सो जो ब्लड सप्लाई जितनी पहुंचनी चाहिए थी आपकी किडनी को, वो अच्छे से नहीं पहुंच पा रही। यदि ऑर्गन्स को, जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेंगे तो वो अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। सो आपकी किडनी में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई है। इंटरप्ट होने के कारण जो किडनी है वो जो यूरिन आउटपुट है वो अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगी। फंक्शन नहीं कर पाएगी तो फिल्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं कर पाएगी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा तो यूरिन नहीं आएगा, यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा। यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो सडनली क्या हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ यूरिन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी को ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड हो गई है बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस। इसीलिए हमने बोला कि जो रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस है उसमें हो रहा है सडन एन्यूरिया, बिल्कुल सडनली एब्सेंस ऑफ यूरिन, क्योंकि आपकी आर्टरी में क्या हुआ, जो थ्रोम्बस है वो आके क्या हो गया, लॉज हो गया। उसने जो ब्लड सप्लाई है उसको इंटरप्ट कर दिया। ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने के कारण वहां पर जो किडनी है वो अपने फंक्शन नहीं कर पाएगी। फंक्शन नहीं कर पाएगी तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। देन यू विल सी सडन एन्यूरिया आफ्टर ट्रॉमा। ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अवर आंसर विल बी आंसर बी, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो, सो आई थिंक आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल स्टोन, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस और ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से अपने जो एमसीक्यूज हैं, आपकी थ्योरी है, उसको रिवाइज करिए, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्डअप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जहाँ भी आपको डाउट हो यू कैन आस्क। और अगेन मैं बोलूँगी, यदि आपको कोई भी टॉपिक पे क्लास चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, देन यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स। Thank you for joining and keep studying, keep igniting your dreams, keep igniting your knowledge. Thank you.